सभी साथियों को दोपहर की नमस्कार। साथियों, आज अवकाश के दिन आउटसोर्स की आवाज पेज पर आकर हम मध्य प्रदेश के उन करोड़ों करोड़ अस्थायी आउटसोर्स ठेका कर्मचारी श्रमिकों के जीवन से जुड़े हुए, उनके रोजगार से जुड़े हुए महत्वपूर्ण सवाल पर चर्चा कर रहे हैं। आगे हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर भी बातचीत होगी। मध्य प्रदेश में इस मेहनतकश वर्ग की स्थिति क्या है, इस पर भी बात करेंगे। इसी पेज पर हम आपको जो भी आपसे जुड़ी हुई जानकारियां होती हैं वो आपको हम देते रहते हैं और आपको जागरूक करने के लिए कुछ विशेष सामग्रियां भी पेज पर डालते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सब लोगों के बारे में लोग नहीं सोचते हैं। लोग आपके बारे में लिखते भी हैं, लोग आपके बारे में सोचते भी हैं और लोग ये भी सोचते हैं कि आपके साथ न्याय होना चाहिए। आप लोगों के साथ सरकारें बहुत लंबे समय से अन्याय कर रही हैं। दिल्ली और भोपाल की सरकारों ने ऐलान कर दिया है, वो ये कह चुकी हैं कि देश के अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, सब खुश हैं, खुशहाल जीवन जी रहे हैं, उनके पास सब कुछ है, इसलिए अब उन्हें कुछ ज्यादा देने की जरूरत नहीं है। सरकार के पास जरूर कुछ कमियां हैं, कुछ कमी है, उस कमी की पूर्ति के लिए वो कुछ कटौतियां करने की घोषणा कर चुकी है, जिनमें से आप सब लोगों को कुछ जो श्रम कानूनों के तहत अधिकार मिले थे उन्हें समाप्त सरकार कर रही है, क्योंकि उसको लगता है कि अब आपको इनकी कोई जरूरत नहीं है। आपको न्यूनतम वेतन की जरूरत नहीं है, आपको सामाजिक सुरक्षा के लिए PSI की जरूरत नहीं है, और ऐसे ही आप इनकी जब मांग करेंगे तो आपको वह आंदोलन और हड़ताल करने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए ये सारे कानून सरकार ने खत्म करने का निर्णय ले लिया है। मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने पचमढ़ी में बैठकर इस बारे में फैसला कर लिया है। सरकार क्या घोषणा कर चुकी है वो मैं पहले भी आपसे बोल चुका हूं, बता चुका हूं। पिछले बजट सत्र के दौरान दिल्ली की सरकार ने कह दिया कि हिंदुस्तान के हर व्यक्ति की वार्षिक आय 2,40,000 है, जिसे वो 2047 तक बढ़ाकर 22 लाख से प्रतिवर्ष के से ऊपर ले जाना चाहते हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश की सरकार ने भी एक घोषणा कर दी थी, बजट सत्र में बता दिया था कि मध्य प्रदेश के हर व्यक्ति की वार्षिक आय 1,40,000 रुपए है, जिसे वो 2047 तक बढ़ाकर 12 लाख रुपए प्रति व्यक्ति वार्षिक आय करने वाले, खैर जो भी है, ये सरकारें कह चुकी हैं। और सरकारों ने अब तो, आज की अखबारों की खबर है कि हिंदुस्तान से गरीबी पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। टीवी और चैनलों पर जिस तरीके से दिखाया जा रहा है, सरकारों के मंत्री और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और नेताओं के अगर आप भाषण सुनेंगे तो आपको यही लगेगा कि अब सब कुछ हो चुका है, अब कम से कम मेहनतकश वर्ग को अब किसी चीज की जरूरत नहीं है। सरकार ये भी कह चुकी है कि हमने बेरोजगारी भी खत्म कर दी है, गरीबी भी खत्म कर दी है। 2-3 दिन से टीवी पे ये भी चल रहा है कि महंगाई 2014 से पहले जितनी महंगाई थी उससे आधी रह गई है। महंगाई लगभग कंट्रोल में खत्म हो चुकी है, महंगाई नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। ये सरकार की तरफ से दावे किए जा रहे हैं, जो चैनलों के जरिए आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। 9 जून को मोदी जी सरकार के 11 साल पूरे होने वाले हैं, तो पूरे देश में पत्रकार वार्ताओं के जरिए सारी चीजें जनता को बता दी जाएंगी कि भाई हमारे यहाँ का हर व्यक्ति केंद्र और राज्य, दिल्ली और भोपाल सरकारों के अनुसार 30,000 रुपये महीना
अभी कमा रहा है, 2047 तक वो 2-3 लाख रुपए महीना कमाने लगेगा। इसलिए अब कोई समस्या नहीं है किसी के लिए, नौकरियां पर्याप्त हैं, अच्छी नौकरियां हैं। ये ऐलान 9 जून से पूरे देश के अंदर कर दिए जाएंगे। जब सरकारों के ये दावे हों और सुबह से शाम तक चैनलों और मीडिया के जरिए सब कुछ बताया जा रहा हो, तब आप समझ सकते हैं कि आप जो कह रहे हैं, आप जो कर रहे हैं, आप जो मांगने जा रहे हैं, वह कितना मुश्किल है आज के समय में। हम मध्य प्रदेश में बैठे हुए, मध्य प्रदेश की सरकार का श्रम मंत्री, पहली बार हमको ऐसे श्रम मंत्री मिले जो एरोगेंट, जो सुनते नहीं है, मजदूरों की बात नहीं सुनते हैं। उन्हें ज्ञापन लेने से बहुत बड़ा परहेज है। ज्ञापन उनके हाथ में देने का मतलब है उनकी तौहीन, इसलिए वो इस पर अपनी टिप्पणियां भी कर चुके हैं जो आपको पहले बताई जा चुकी है। हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी तो बाकायदा किसी भी आयोजन में जाते हैं तो वो ये कह देते हैं कि हम किसी तरीके का ज्ञापन और मांग पत्र नहीं लेंगे और न कोई दे, और वो इसी शर्त पर कार्यक्रमों में और आयोजनों में, सरकारी आयोजनों में वो जा रहे हैं और उनको मांग पत्र नहीं प्रशासन देने देता है। दौड़ते भागते लोग दे देते हैं तो वो भी उनका PSO को जेब में रख के या इधर-उधर करके चला जाता है। जब मंत्री आवेदनों मांग पत्रों से कतराने लगे तो आप समझ लीजिए कि स्थिति कितनी गंभीर है। इससे पहले के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान थे तो कम से कम लोग अपने ज्ञापन दे देते थे तो उनको संतुष्टि मिलती थी कि हमने अपना ज्ञापन दे दिया, मुख्यमंत्री ने ले लिया, और हो सकता है कुछ हो नहीं हो रहा वो अलग मुद्दा है, लेकिन उसको संतुष्टि मिलती थी। शिवराज सिंह की ये अच्छी बात थी कि वो सबके ज्ञापन लेते थे, भीड़ में जाकर ज्ञापन लेते थे। लेकिन हमारे मोहन यादव जी ने ज्ञापनों पर एक तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है। 5 जून को उज्जैन में एक कार्यक्रम होने वाला था कर्मचारियों की तरफ से, जो मुख्यमंत्री का सम्मान समारोह, जिसमें बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हो रहा था, उनकी व्यापक तैयारी चल रही थी। उस कार्यक्रम के बारे में जब मुख्यमंत्री जी को ये जानकारी लगी कि उस कार्यक्रम के अंदर एक मांग उठाई जाने वाली है टीचर्स के जरिए, अध्यापकों के जरिए जो स्कूलों में पढ़ाते उनकी तरफ से, और वो मांग ये है कि उनकी जो सेवा अवधि है 1998 से वो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में उनकी नौकरी 2018 से दर्शाई जा रही है, कर दी गई है, यानी उनकी 20 साल की नौकरी को सेवा अवधि को खत्म कर दिया गया है। उज्जैन के आयोजन में ये मांग उठने वाली थी। नतीजा ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने उस कार्यक्रम में, उस आयोजन में आने में से मना कर दिया और वो उस कार्यक्रम में नहीं आए। आयोजकों को उस कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। तो ये हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का चरित्र है जिसे आपको समझ लेना चाहिए। अब सवाल यह है कि हमारी मध्य प्रदेश में कामगार वर्ग की स्थिति क्या है। हम जो है बहुत मुश्किल दौर में है। मध्य प्रदेश का जो ठेका श्रमिक है, आउटसोर्स कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी है, उसके पास अब एक इंसान कहलाने के, एक मनुष्य कहलाने तक के अधिकार नहीं है। अब जो थोड़े बहुत अधिकार थे उनको भी खत्म किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आप लोगों की स्थिति क्या हो जाएगी। हम लोगों के साथ दिक्कत यह है कि हमारे बारे में और इन मेहनतकश वर्ग के बारे में कोई चर्चा नहीं करता है। इसीलिए लोगों को इनकी स्थिति के बारे में कोई जानकारी होती नहीं है। आज मेहनतकश मजदूर वर्ग के बारे के पास जो कुछ भी है वो उसे बहुत लंबे संघर्षों के बाद, शताब्दियों के संघर्षों के बाद मिला है। एक मैंने अपने फेसबुक पेज पे एक पोस्ट डाली थी, लंबी पोस्ट है, उसको आप पूरे को पढ़ें। वो बहुत गंभीर पोस्ट है और किसी ने बहुत अच्छा लिखा है आप लोगों के बारे में। उसका 1-2 पैरे मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं।
आज की जो पीढ़ी है उस पीढ़ी को, श्रमिकों, मजदूरों, कर्मचारियों के बारे में कोई जानकारी है नहीं, नई पीढ़ी को, और वो उनके सवालों को गंभीरता से लेते नहीं है, सुनते भी नहीं है। और ऐसा इसलिए है कि इस पीढ़ी को यह पढ़ाया ही नहीं गया कि श्रमिकों को मनुष्य का दर्जा देने के लिए कई पीढ़ियों ने शताब्दियों से भी अधिक समय का लंबा संघर्ष किया है, जिसे पता ही नहीं कि काम के घंटों के उचित निर्धारण के लिए कितनी लंबी लड़ाई लड़ी गई है। वह इन्हें खोने के मानवीय दुष्प्रभावों का आकलन कैसे कर सकता है। यानी आपके 8 घंटे काम के अधिकार को हासिल करने के लिए आप लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी थी, आपकी पुरानी वाली पीढ़ी ने। आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है और आपने इसकी जानकारी लेना भी जरूरी है। और इसीलिए जब आपसे 8 घंटे काम का अधिकार छिन जाएगा तो उसके क्या दुष्प्रभाव होंगे, उसका आकलन आप लोग भी और समाज की युवा पीढ़ी भी और लोग भी नहीं करने के लिए तैयार है, क्योंकि आप लोगों ने संघर्ष से कुछ हासिल नहीं किया। यदि आप संघर्ष से कुछ हासिल करते तब वो अगर खोता है, आपके हाथ से छिनता है, तो आपको दुख होता है। इसमें आगे ही हमारे एक साथी ने लिखा है, जिसे पाने के लिए शताब्दियों से संघर्ष चलता रहा हो और खोने में 2-2.5 दशक भी न लगे, तो यह उस पीढ़ी की वैचारिक शून्यता को ही दर्शाता है। अगर किसी सिक्योरिटी गार्ड का बच्चा बीमार है और 1 दिन की छुट्टी मांगने पर प्रबंधन उसके 3 दिन का वेतन काटने की धमकी देता है, नतीजा में बच्चा बिना इलाज के मर जाता है, तो इस मुद्दे पर देशव्यापी विमर्श होना चाहिए था कि कंपनियों को ऐसी मनमानी करने का कानूनी आधार कैसे मिलता है। यह सिर्फ एक उदाहरण है। हमारे देश के 80% युवा जो थोड़ी बहुत पढ़ाई कर पाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड, जोमेटो, स्विगी टाइप की कंपनियों की डिलीवरी बॉय, दिहाड़ी कर्मी या ऐसा ही कुछ बनने लायक कुशलता ही विकसित कर पाते हैं। इस तरह के कर्मियों की संख्या करोड़ों में है। सेवा शर्त, काम के घंटों और पारिश्रमिक को लेकर कंपनियां उनके साथ जो मनमानी करती हैं, वह मनुष्यता के सिद्धांतों का सीधा अतिक्रमण है। बाजार और उसकी मुनाफा आधारित संस्कृति को तो मनुष्यता विरोधी होना ही है, यह उसका सहज स्वभाव है। यहीं पर सरकारों की भूमिका शुरू होती है कि वह ऐसे कानूनों का निर्धारण करें और इन कानूनों के अनुपालन के लिए ऐसे नियामक तंत्र विकसित करें ताकि बाजार मनुष्यता का अतिक्रमण न कर सके। लेकिन मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है कि आपको जो थोड़े बहुत कानूनी अधिकार मिले थे, उन्हें खत्म करने का निर्णय 4 दिन पहले पचमढ़ी के आलीशान होटल में बैठकर सरकार ने कर लिया है। ये कोई छोटी मोटी चिंता का विषय नहीं, ये बड़ी चिंता का विषय है। और ये विषय सिर्फ आपका नहीं है, इस विषय पर समाज के हर वर्ग को विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि एक मेहनतकश वर्ग जो अस्थायी नौकरी करता है, आउटसोर्स की नौकरी करता है, ठेका श्रमिक है या दूसरे तरह के अस्थायी काम करता है कंपनियों में, शॉपिंग मॉल में या अन्य जगहों पर, उन्हें यदि, और जो करोड़ों में है, यदि उन्हें गुलाम बना लिया जाएगा, वो गुलामों की तरह जीने लगेंगे, गुलामों की तरह उनका जीवन यापन हो जाएगा, उन्हें तब इस देश की स्वतंत्रता, आजादी आदि का क्या महत्व बचेगा, जिसे हमने लंबे संघर्षों के बाद हासिल किया है। लेकिन अन्याय जब आपके साथ होता है तो समाज के किसी दूसरे वर्ग को कोई फर्क नहीं पड़ता, लोगों को इससे कोई लेना देना नहीं होता। इसकी वजह है कि लोगों की जो चेतना है समाज के प्रति, कामगार वर्ग के प्रति, आम लोगों के प्रति, वो चेतना शून्य कर दी गई है। हमारी प्राथमिकताओं में अब सिर्फ उत्सव मनाना, महोत्सव मनाना, जयंतियां मनाना, गुणगान करना आ गया है। आपने देखा अभी बेंगलोर में बिना किसी तैयारी के, बिना किसी बुलावे के करोड़ों लोग
एक विक्ट्री परेड में शामिल होने के लिए पहुंच गए। लाखों की संख्या में लोग, भगदड़ हो गई, 11-12 लोग मर गए। वो विक्ट्री परेड क्या थी? देश की एक टीम ने देश की ही दूसरी टीम को हरा दिया। ये भी हिंदुस्तान के अंदर विक्ट्री है, जीत है, विजय है, इसमें क्या था। लेकिन उस उनकी विक्ट्री परेड में शामिल होने के लिए लाखों लाख लोग पहुंच गए। यानी ये बात उदाहरण मैंने इसलिए दिया है कि हम सबको, इस देश की जनता को भीड़ बनाया गया है, भीड़ बनाया जा रहा है और भीड़ बनाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। इसलिए सरकारें आपके मांग पत्र नहीं ले रही, आपके ज्ञापनों को नहीं पढ़ रही और आपके सवालों को नहीं सुन रही। जनता ने भी, इसी समाज के जागरूक नागरिकों ने भी इसी प्रवृत्ति को अपना लिया है। यानी एक मनुष्य की जो सोचने समझने की जो चेतना होती थी उसको शून्य कर दिया गया है। वह उतना ही सुनता है, उतना ही जानने की कोशिश करता है जितना उसे सरकारें बताती हैं, जितना उसे चैनल बताते हैं। इससे आगे सोचने समझने की कोशिश वो नहीं करता है। और इसीलिए आप सब लोगों के साथ पिछले 15-20 साल से ये अन्याय होता हुआ चला आ रहा है और अब ये अन्याय और ज्यादा तेजी के साथ बढ़ने वाला है। अब ऐसा भी नहीं है कि सरकारें मनमानी कर रही हैं तो आपके लिए कोई बोल नहीं रहा। हमारा संगठन और हम लोग एक उदाहरण है कि भाई हम लोगों ने आपकी बात करना शुरू की और हम जैसे और भी लोग हैं जो इस के खिलाफ बोल रहे हैं। मानवता की रक्षा के लिए वो अपने स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। इसी के तहत हिंदुस्तान के जो कामगार कर्मचारी हितैषी, ठेका मजदूर हितैषी जो श्रमिक संगठन है, उन्होंने श्रम कानूनों को खत्म करने के विरोध में स्थायी रोजगार देने के सवाल को लेकर 9 जुलाई को हड़ताल का आह्वान किया है, जिसको पूरे बड़े स्तर की हड़ताल है। हमने भी मध्य प्रदेश के श्रमिक संगठनों के साथ बातचीत की है और हमने भी उनकी इस हड़ताल को समर्थन किया है, क्योंकि ये आप लोगों से जीवन से जुड़ी हुई हड़ताल है। हम अपने आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों से ये आह्वान करते हैं कि वो 9 जुलाई को अपने अपने स्तर पर अपने अपने जिला मुख्यालयों में एकत्रित हों और निहत्थे नहीं, खाली हाथ नहीं, हर कर्मचारी के हाथ में राष्ट्रध्वज, तिरंगा झंडा हो। जैसे मोदी जी अभी चुनाव नदी के पुल के उद्घाटन के दौरान लिए घूम रहे थे, वैसा ही तिरंगा झंडा आपके हाथ में हो और आप उस तिरंगे झंडे को अपने हाथ में पकड़कर जिला मुख्यालय पर स्थायी रोजगार और सम्मानजनक वेतन की और श्रम कानूनों में किए जा रहे बदलाव को रोकने की मांग करें। और भी लोग करेंगे, और भी कर्मचारी और श्रमिक संगठन करेंगे, लेकिन आपको भी उसमें शामिल होना है। पहली बार है जब सरकारों के तमाम सारे संपन्नता के दावों के बीच मेहनत कश वर्ग के अंदर से हड़ताल का आह्वान किया गया है, आंदोलन का आह्वान किया गया है। इसे आपको समर्थन करना है और इसलिए साथियों, आप अपने अपने स्तर पर, क्योंकि अस्थायी आउटसोर्स कर्मचारियों का कोई संगठित नेटवर्क ऐसा नहीं है। हम लोगों ने जितना बना लिया उतना बना लिया है। हम बाकी दूसरे भी जो आउटसोर्स कर्मचारियों के बीच में लोग काम कर रहे हैं, अस्थायी कर्मचारियों के बीच में काम कर रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर रहे हैं और उनको भी कह रहे हैं कि आप भी 9 जुलाई के हड़ताल के लिए समर्थन पत्र जारी करें, अपील जारी करें। अब जब सरकारें हर तरफ संपन्नता, खुशहाली का ऐलान कर चुकी है, तब आपका बोलना जरूरी है। इसलिए हम लोगों ने भी ये तय किया है। हमारे दूसरे जो संगठन हैं उन्होंने कुछ निर्णय किए हैं। हमारे पंचायत चौकीदार संघ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं राजवान राउत जी और उनकी पूरी टीम ने ये तय किया है कि वो 23 जून से भोपाल में विकास भवन के सामने
आमरण अनशन पर बैठेंगे इस सवाल को लेके कि भाई हम उनको भी जिंदा रहने लायक वेतन चाहिए। अभी सरकार उनसे 3,000-4,000 रुपए में काम करा रहे हैं, जो पंचायतों में काम करते हैं, चौकीदार है, पंप ऑपरेटर है, भ्रष्ट है, सफाई काम करने वाले लोग हैं। तो ये लोग 23 जून से भोपाल में विकास भवन पर आमरण अनशन पर बैठने वाले हैं। इसकी शुरुआत उनके संगठन के 50 चुनिंदा नेतृत्वकारी साथियों से होगी, क्योंकि सरकार बहुत ज्यादा लोगों को इकट्ठे करने में आनाकानी करती है, प्रशासन अनुमति नहीं देता। इसलिए ये तय किया है उन लोगों ने कि 50 लोग वहां आमरण अनशन पर बैठेंगे। जब 50 लोग भूख से वहां बैठे बैठे मर जाएंगे, उसके बाद अगला जत्था 50 लोगों का फिर आएगा जो उस हड़ताल को चलाएगा। इसी तरीके से जो स्कूल और छात्रावास में जो हमारा अंशकालीन अस्थायी कर्मचारी है, जो लाखों की संख्या में है, उनके संगठन ने भी ये तय किया है, उमाशंकर पाठक, मंजीत, विजय वगैरह वगैरह, कि वो भी 25 जून से डीपीआई के सामने धरने पर बैठने वाले हैं, अनशन पर बैठने वाले हैं। वह भी 25 लोगों की एक टीम बना रहे हैं। 25 लोगों के साथ वो वहां बैठेंगे और उनसे कहेंगे कि उनको 20 साल से आप पहले 2000 में काम कराते थे, फिर 3000 में, पहले 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, अब 5 में करा रहे हैं। पिछले 10 साल से उनके 5,000 रुपए में एक पैसे की बढ़ोतरी नहीं हुई, उन्हें भी न्यूनतम वेतन चाहिए। ये उन संगठनों ने तय कर लिया है और वो हम अपने अपने विभागीय कार्यालयों के सामने अनशन पर बैठने वाले हैं। आप सब लोगों से मेरी ये अपील है कि आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा है और इतिहास ये कहता है, खास करके मजदूर वर्ग का, मेहनत कश वर्ग का इतिहास ये कहता है कि उसके पास जो कुछ भी है वह उसे संघर्षों से मिला है। उसके लिए उसने अनगिनत कुर्बानियां दी हैं, फांसियां भी हुई हैं, हड़तालें की, आमरण अनशन किए, भूखे आमरण अनशन करते करते वो मर गए और अनगिनत शताब्दियों तक उन्होंने संघर्ष किया। तब उन्होंने न्यूनतम वेतन, काम के घंटे, सामाजिक सुरक्षा, मातृत्व अवकाश जैसे अधिकार हासिल किए जिन्हें ये सरकार छीन रही है। वरना उससे पहले क्या था आपके पास? आपके पास कुछ नहीं था। आप जो चीन की एक दुनिया की सबसे बड़ी दीवार कहां है? चीन में। उस दीवार को बनाने का इतिहास ये है कि वहां पर लोगों को बुलाया गया, उनसे काम कराया गया और काम करते करते लोग मरते गए। वो उन्हें उसी दीवार के नीचे गाड़ दिया गया, जिससे दीवार की ऊंचाई बढ़ती चली गई। और इस तरीके से मजदूर वर्ग ने से दुनिया की सबसे लंबी दीवार बना दी, जिसकी आज चर्चा आप करते हैं कि सबसे लंबी दीवार चीन में है। लेकिन वो चीन बनिया की दीवार बनाई मजदूर ने, जिससे कुछ नहीं था जिसके पास। जितने भी लाल किले, ताजमहल, राजे रजवाड़ों के महल बने हुए हैं, जिनके किस्से कहानियां आजकल आप बहुत सुन रहे हैं। राजस्थान के तमाम सारे किलों का इतिहास सुनते हैं, तमाम सारे राजे रजवाड़ों के वीरता के किस्से आप सुनते हैं। इनके जो महल बनाए हैं, इनके जो किले बनाए हैं, किसने बनाए थे? मजदूर ने। किस कीमत पर बनाए थे? अपनी जान की कीमत पर। इन्हें कुछ नहीं मिलता था। 20-20 घंटे, 24-24 घंटे काम कराया जाता था। खाने के लिए रूखी सूखी रोटी दे दी जाती थी। जितने दिन जिंदा रहकर वो काम करते थे, किला महल बनाने का कर लेते थे, मर जाते थे, उन्हें एक तरफ फेंक दिया जाता था। तो ये मजदूर वर्ग की मेहनत कर की स्थिति थी। सरकारी सेक्टर तो हुआ ही नहीं करता था। तो साथियों, आप सब लोगों के पास जो कुछ भी है वह आपने संघर्ष से हासिल किया है और इसे आप बचाने की और अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए आपको संघर्ष करना ही पड़ेगा। कोई सनी देओल नहीं आने वाला जो अकेला व्यक्ति सनी देओल जैसा कोई शक्तिमान व्यक्ति आपके बीच में नहीं आने वाला है जो जाके अकेला पाकिस्तान में हैंडपंप उखाड़ कर पाकिस्तान की ऐसी करके आ जाए, अपनी प्रेमिका को वहां से लेके आ जाए। ऐसा शक्तिमान न पहले कभी पैदा हुआ था, न आज अब पैदा होने वाला है। आप किसी सनी देओल जैसे शक्तिमान का इंतजार मत कीजिए। सामूहिक रूप से
एकजुट होकर, संगठित होकर खुद के बारे में सोचिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के बारे में सोचिए और सोचिए कि सरकारों ने आपके साथ किया है और सरकारें आपके साथ जो कर रही हैं क्या वो सही है। यदि आपको सही नहीं लगता है तो आप संगठित होइए, संघर्ष में शामिल होइए, बगैर किसी के बुलावे का, बगैर किसी के आमंत्रण का इंतजार किए बगैर 9 जुलाई को आपको अपने अपने स्तर पर अपनी ताकत दिखानी है। इस बारे में हम लिखित पूरा प्रोग्राम बहुत जल्दी इसी पेज पर अपलोड कर देंगे, जिसे आप पढ़ें और दूसरों तक पहुंचाएं और उसके अनुसार आप संगठित होकर एकजुटता दिखाई दे। इस तरीके से 9 जुलाई की हड़ताल में आप अपनी हिस्सेदारी करें। ये आप लोगों को हड़ताल का आह्वान नहीं कर रहे हैं, आप लोगों को उस दिन 2 घंटे का समय निकालकर जिला मुख्यालयों पर भव्य प्रदर्शन करने हैं, ज्ञापन देने हैं। हड़ताल जो करेंगे वो करने वाले हड़ताल भी करेंगे, जो हड़ताल कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो हड़ताल नहीं कर सकते वो 9 जुलाई को ज्ञापन के कार्यक्रम में करें और शामिल हों। तो साथियों, संघर्ष ही एक रास्ता है जिस पर चलकर आप अपने भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। सरकारों ने कह दिया है कि सब कुछ चंगा है। मोदी जी की काम करने की रफ्तार काफी तेज है। उन्होंने पिछले 2 महीने के अंदर दुनिया का विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज चिनाब नदी पर बना दिया है, जो कभी कुछ दिन तक उद्घाटन किया है उन्होंने 3-4-5 दिन पहले। ऐसा लग रहा है कि वो है पुल 5-7 महीने में बनकर तैयार हो गया होगा। आज हिंदुस्तान में जो कुछ भी है वो पिछले कुछ दिनों से ही बन रहा है, उससे पहले तो आपके पास कुछ था ही नहीं। नमस्ते। आप 9 जुलाई की तैयारी करें, मिलकर बोलने की